अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों को अन्नदाता की पूरी टीम के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं आशा करती हूं कि आने वाले वर्ष सभी किसान भाइयों को धन और धान्य से भरपूर समृद्धशाली बनाए और साथ ही आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भी लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आलू बुआई की उन्नत तकनीकी पर जानकारी, गुलाब की फसल में वर्तमान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, पंतनगर से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान और किसानों के लिए सलाह। आलू की खेती प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। चूंकि इस वक्त इसका बुआई का समय चल रहा है और अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है कि इसकी उन्नत प्रजातियां और बुआई की सही तकनीक की जानकारी आलू की खेती कर रहे किसान भाइयों को हो, जिससे कि उनको भरपूर उत्पादन मिल सके। इसलिए आलू की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र उझानी बदायूं के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल सिंह। इस समय आलू की किसान तैयारी कर रहे हैं। कुछ जो अगेती फसल लेने वाले थे उन्होंने लगा भी दिया है, लगभग 20 से 25 दिन का उनका आलू हो चुका है। लेकिन जो मुख्य सीजन है, मुख्य समय से जो बुआई करने का उसका समय चल रहा है। अब 15 नवंबर तक हमारा इसका टाइम है, 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक का ये टाइम है। इसमें हम अच्छे से तैयारी करके खेत की बीज को उपचारित करके और उसको बोने से अधिक लाभ हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीज। चूँकि बीज एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, तो बीज आप किस प्रजाति का चयन करें जो अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां हों, जिसमें रोग और बीमारियां कम हो। इस तरह की प्रजातियों को हम यदि चयन करेंगे तो निश्चित रूप से कीट और बीमारी भी कम लगेंगे और अधिक उपज हमको मिलेगी। इसके लिए जो वैरायटीज़ हैं, मुख्य प्रजातियां हैं कुफरी अशोका, जो हम अर्ली में भी लगाते हैं और बाद में भी अच्छी उपज देती है। इसके अलावा कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अशोका और कुफरी बहार, ये मुख्य प्रजातियां हैं जो हम इस सीजन में इस समय से हम इसकी बुआई कर लें। बीज है हम सही सामान्य स्रोत, जो हमारा बीज का स्रोत है वो अच्छी जगह से लें। चूँकि बीज एक ऐसा अवयव है, यदि उसमें पुराने खेत में जब किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं कि हम अपने खेत का बीज ही बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बार उसमें वायरस जनित बीमारी भी होती हैं और उसी खेत से हम बीज ले लेते हैं। तो किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है कि जिस खेत में वायरस या विषाणु संबंधी बीमारी आई, जिसमें पत्ती घूमने की समस्या आती है, लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियां उसकी छोटी रह जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, ऐसे खेत से बीज बिल्कुल ना लें। घूमना रहित या जो वायरस रहित खेत से ही बीज का चयन करें। उसके बाद उपयुक्त तरीके से बीज का उपचार करें। उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम नामक फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं या कार्बोक्सिन नामक एक फफूंदीनाशक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका 2.5 ग्राम रसायन 1 लीटर पानी की दर से उसका आप घोल बना लें। उस घोल को बीज जो हमारा एक दिन पहले, आज जैसे हमको बुआई करनी है तो उससे एक दिन पहले हम बीज को फैला लें और उसके ऊपर हम स्प्रेयर मशीन से छिड़काव कर दें, एक पतली सी परत उसके ऊपर आ जाए। और उसके बाद बुआई करने से पहले ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से सूख जाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आप परत लगा रहे हैं वो हल्की परत हो। यदि ज़्यादा मोटाई में परत आप लगाएंगे तो कुछ कंद के ऊपर रसायन आएगा, कुछ के ऊपर नहीं आएगा, कुछ रह जाएंगे। इसलिए
हल्की पतली लेयर फैलाकर उस पर अच्छी तरह से आप रसायन का स्प्रे कर दें और सुखाने के बाद ही इसकी बुआई करें। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ एक ये भी है कि आप जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी साइज़, उसका आकार कितना हो। मुख्य रूप से जो हम बीज इस्तेमाल करते हैं, यदि 15 ग्राम का बीज है और उसमें 2 से 3 आँखें होना चाहिए। 15 ग्राम का यदि बीज है तो हमारा 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर उसमें काफ़ी होती है। लेकिन जैसे बीज की मोटाई बढ़ती है, यदि आपका 30 ग्राम का बीज है तो 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर बीज ये होता है। यदि आपका 40 ग्राम का बीज है, 40 ग्राम का है जो कंद है, तो उसमें फिर 30 से 35 कुंतल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। कुछ किसान भाई बीज को काटकर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये ध्यान रखा जाए कि एक तो आँख को आप बचा के काटें और प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 से 3 आँखें अवश्य हों। दूसरा, जो आकार है उसका कई बार किसान भाई छोटा भी कर देते हैं, वजन उसका 15 ग्राम से कम ना हो। यदि उससे कम है तो फिर जो कि पौधा भोजन शुरुआत में कंद से ही लेता है, तो उसके लिए उसका आकार उपयुक्त होना भी आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं भूमि की अच्छी तरह से तैयारी करें, उसमें उपयुक्त मात्रा में खाद और उर्वरक का व्यवस्था भी करें। उसके लिए लगभग 10 दिन पहले 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम गोबर की सड़ी हुई खाद का हम खेत में डाल दें और उसको फैला दें, अच्छी तरह से उसकी जुताई कर दें। मैंने एक बार की गोबर की सड़ी हुई खाद की बात कही, क्योंकि किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि पूरी तरह से सड़ा हुआ खाद नहीं होता, कच्चा खाद होता है, जिसमें अभी का भी कुछ अब इस वर्ष का है, कुछ पिछले वर्ष का है, उसका खेत में किसान भाई प्रयोग करते हैं, जिससे दीमक की संक्रमण की समस्या होती है, दीमक का प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाई इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें कि केवल गोबर की सड़ी हुई खाद का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दूसरे उर्वरक हैं वो आप DAP, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से दे सकते हैं। जो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। किसान भाई अधिकतर देखा गया कि किसान भाई अधिकतर हमारे DAP का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे खेतों में सल्फर की कमी हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि हमेशा DAP का इस्तेमाल न करके बदल के इस्तेमाल करें। आप उसके लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपका 16% फास्फोरस होता है और DAP में 46% होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना आप DAP की मात्रा है उससे 3 गुना मात्रा हम सिंगल सुपर फास्फेट की डालेंगे। इसके अलावा और जिंक सल्फेट भी इसमें अवश्य इस्तेमाल करें। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से जो 21% का जिंक सल्फेट बाजार में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करें। सावधानी यही रखनी है कि जो फास्फोरस धारी उर्वरक हैं उनके साथ में जिंक सल्फेट का प्रयोग ना करें। हमारे उर्वरक हैं, इनका हम जो बुआई जिस दिन करनी है उससे 1 दिन पहले बीज फैला के और खेत में कूंड निकाल दें। कूंड आप चाहे मशीन से निकालें, चाहे आप हाथ से बुआई करें, तो उसके लिए आप मेड बना लें। जिस दिन आपने उर्वरक डाला उसी दिन आप कूंड निकाल लें। उसके बाद आप बुआई कर दी। उसके बाद हम खरपतवार नियंत्रण के लिए जो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी है, जिसमें पेंडिमिथिलीन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 500 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका आप स्प्रे करें, तो इससे हमारी जो खरपतवार से होने वाली समस्या है उससे बचा जा सकता है। इसके बाद खेत में समय समय पर हम सिंचाई करते रहें और जो पोषक तत्व हैं उनका भी, चूँकि यूरिया हम बार बार कई किस्तों में देते हैं, तो सही समय पर लगभग 30 दिन बाद हम पहली बार ड्रॉप ड्रेसिंग करें। उसके बाद यदि आवश्यकता लगती है, यदि आपको दिखता है कि पौधे में कुछ सूक्ष्म तत्वों की कुछ कमी है, तो उसके लिए आप पर्णीय छिड़काव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए NPK आजकल तरल उर्वरकों के लिए उपलब्ध है बाज़ार में, 19-19-19 हैं और भी कई कॉम्बिनेशन बाज़ार में उपलब्ध हैं। इस तरह से किसान भाई अच्छे से बीज उपचार करके, मृदा का उपचार करके और सही मात्रा में उर्वरक एवं खादों का इस्तेमाल करके अधिक उपज ले सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेकर अधिक लाभ ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गुलाब की फसल में वर्तमान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अगर गुलाब फूल की बात की जाए तो इससे फूलों की गुणवत्ता युक्त अच्छी उपज हेतु इसमें किए जाने वाले कृषि कार्यों को सही समय पर सही तरीके से करना जरूरी होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में किसान समसामयिक कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कि गुलाब की खेती से कम लाभ मिलता है। इसलिए गुलाब की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी होता है, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय वर्मा। तो अब इस समय जो भी किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, सलाह दी जाती है कि उसको जल्द से जल्द एक बार कटाई, उसकी छटाई कर लिया जाए, अच्छी तरीके से उसकी ट्रेनिंग कर दी जाए। किसान भाई मैं एक सलाह और दे रहा हूं कि इसमें विंटरिंग करना जरूर किया करे। उससे क्या होगा कि जड़ जो है एक हफ्ते तक कम से कम आप उसमें मिट्टी निकाल दे और जड़ को किसी प्रकार से नुकसान किए हुए उसमें धूप लगने दे। तो इससे क्या होगा किसान भाइयों की एक हफ्ते तक उसमें धूप लगने से उसमें फूलों की संख्या अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा होगा। इसके साथ साथ किसान भाई जैसा जब ये आपका कटिंग का काम हो जाए तो उसके बाद आप कम से कम एक टुकनी या एक बास्केट गोबर की खाद ले लेंगे और उसमें यूरिया, फास्फोरस और पोटास, ये दोनों की तीनों की जो मात्रा रहेगी वो 25-25 ग्राम तीनों की मात्रा लेके और उसके चारों तरफ अच्छी तरीके से निंदाई गुड़ाई कर दे और उसमें गोबर की खाद को मिक्स करके उसमें भर दे और उसमें एक हल्की से सिंचाई कर दे किसान भाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पौधे की आपकी जो वृद्धि है बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ साथ किसान भाई हम पर्णी छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, हम पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूरिया को 30 ग्राम ले और उसमें 30 लीटर पानी, उसमें आपका यूरिया रहेगा 30 ग्राम, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट रहेगा, अमोनियम सल्फेट रहेगा, ये 30-30 ग्राम लेंगे और उसका मिश्रण करने के बाद उसको 30 लीटर पानी में आप घोल कर अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, पर्णी छिड़काव, तो आप देखेंगे फूलों की जो संख्या है वो बढ़ेगी और फूल अच्छे आएंगे। खरपतवार के लिए किसान भाई जो भी गुलाब की अपन खेती कर रहे हैं तो किसान भाई को हम ये कहेंगे कि पहले तो निंदाई गुड़ाई अच्छे अपने हाथ से ही कर ले और अगर संभव हो सके तो आप खरपतवार नाशक जो दवा बाजार में है आपका ग्लाइसेल है उपलब्ध रहता है, उसको स्प्रे में अगर डब्बे का लगाकर उसका अगर अपन कतार के बीच में अगर डालते हैं तो आप उसको भी अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो समय रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो पानी हमारा जो है कम से कम 6 से 7 दिन के अंतराल पर हम उसमें हमें पानी देते रहें ताकि उसमें नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा उसमें पानी की नमी ना बने रहे जिससे कि हमारा उसमें कई बीमारी आने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम कम से कम 5 से 7 दिन के अंतराल पर हम पानी दें। जहाँ पर किसान भाई आपके सुविधा नहीं है, पानी आपके पास अच्छी सुविधा है तो आप बहाव विधि से भी दे सकते हैं, रिंग बनाकर दे सकते हैं, बेसिन विधि से दे सकते हैं और जहाँ पर आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है वहाँ पर हम ड्रिप की फैसिलिटी से भी पानी दे सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पंतनगर से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान और किसानों के लिए सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह से गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई हेतु अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई तैयार खेतों में उपयुक्त मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह से गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई प्रारंभ कर दें। जिन खेतों में बुआई हेतु मृदा नमी कम हो उनमें संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर इस सप्ताह पलेवा कर दें, क्योंकि कम मृदा नमी की दशा में बुआई करने से बीज का जमाव कम होता है। अतः उचित मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह बुआई हेतु गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे यूपी 2572, यूपी 2554,
यूपी 2584, यूपी 2628, यूपी 2338, DBW 16, HD 2687, PBW 502, PBW 550, PBW 343, PBW 590, PBW 2967 आदि में से किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन करें। तैयार खेत में 23 सेंटीमीटर की दूरी पर कूण बनाकर 40 से 42 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से बुआई करें। ध्यान रखें कि बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक न हो। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक दें, लेकिन किसी कारणवश यदि मृदा परीक्षण न करवा पाए हों तब बुआई के समय 24 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु लगभग 50 किलोग्राम यूरिया, 24 किलोग्राम फास्फोरस देने हेतु 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम पोटास देने हेतु 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा जिंक तत्व की कमी की दशा में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से खेत में आखिरी जुताई पर बुरक कर मिट्टी में भली भांति मिला दें। ऐसा करने से बीज का अच्छा जमाव होता है, साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार होती है। बुआई के बाद पटेला अवश्य लगाएं, जिससे बीज के उचित जमाव हेतु मृदा नमी संरक्षित रह सके। जो किसान भाई किसी कारणवश अपने घर का बीज बो रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अधिक पैदावार हेतु बुआई से पूर्व बीज को 2.5 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। चना एवं दाने वाली मटर की बुआई हेतु इस सप्ताह संभावित अनुकूल तापमान के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई खेत में उचित मृदा नमी की दशा में इनकी बुआई करें। लेकिन यदि खेत में मृदा नमी कम हो तब इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर खेत की पलिवा कर अगले सप्ताह बुआई करें। चने की मुख्य किस्मों जैसे PG 114, PG 186, उदय आदि में से तथा मटर की पंत मटर 13, पंत मटर 14, पंत मटर 25, पंत मटर 42, पंत मटर 74, पंत मटर 86, पंत मटर 96 या पंत मटर 108 आदि में से बीज उपलब्धता के अनुसार किसी किस्म का चयन करें। मटर के बीज की दर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। आखिरी जुताई पर 20 किलोग्राम यूरिया एवं 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिलाएं। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज के अच्छे जमाव एवं फसलों को बीमारियों से मुक्त रखने हेतु बुआई से पूर्व बीज को 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। फसल द्वारा वायुमंडलीय नत्रजन के स्थिरीकरण हेतु प्रति बीज में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का 1 पैकेट प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से अवश्य मिलाएं। किसान भाई गन्ने की बुआई इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर लें, क्योंकि अगले सप्ताह तापमानों में और गिरावट होने से बीज जमाव कम होगा। गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में 1 पंक्ति आलू की, 2 पंक्तियां मसूर की अथवा 3 पंक्तियां सब्जी की मटर की बुआई करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा। अरहर की फसल में फूल एवं फलियां बनने हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। ऐसे मौसम में फसल की इस अवस्था पर किसी प्रकार के कीट अथवा बीमारी लगने की कोई संभावना नहीं है। धान की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव कर डिस्क प्लाव चलाकर गहरी जुताई कर दें। आम के बागों में उचित मृदा नमी में जुताई करें, जिससे खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ अच्छी फलत हेतु मृदा की भौतिक दशा में सुधार हो सके। जो किसान भाई आलू की बुआई अभी नहीं कर पाए हों, वे आलू की अधिक पैदावार देने वाली सफेद कंदों वाली मुख्य किस्मों जैसे कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज, कुफरी जवाहर, कुफरी चिपसुना 1 या 2 आदि में से किसी प्रजाति का चुनाव कर बुआई करें। सप्ताह ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है, अतः पशुपालक भाई सभी प्रकार के पशुओं को इस सप्ताह से अंदर बांधना प्रारंभ कर दें। ऐसे मौसम में पशुओं के नवजात शिशुओं में एस्केरिस कीड़े की संक्रामकता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसके कीटाणु मां के पेट से ही बच्चे में चले जाते हैं, जिसके कारण नवजात शिशुओं की बढ़वार रुक जाती है। उन्हें दस्त लग जाते हैं, बाल रूखे होकर गिरने लगते हैं तथा पेट एवं पीठ पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। अतः ऐसे लक्षण दिखाई देने पर पशुपालक भाई प्रभावित बच्चों को 50 ग्राम सरसों या राई के बीज या 50 से 60 ग्राम नीम के पत्तों को पीसकर लगभग 100 मिलीलीटर मट्ठे में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं। किंतु यदि इससे भी लाभ न हो तब पिपराजिन 60 मिलीलीटर या
पेनाक्योर 350 मिलीग्राम की एक खुराक केवल अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है तिरवा कन्नौज के नगेंद्र चौहान ने। आपने गर्भित दुधारू पशुओं के देख-रेख प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको गर्भित पशुओं की देखरेख और उनके प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी जानवर के जीवन में गर्भावस्था एक विशेष महत्व रखती है। निश्चित रूप से उस गर्भित जानवर की अगर हम अच्छे से देखभाल कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें भविष्य में एक अच्छी सी गाय या अच्छी सी बढ़िया मिल सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका जानवर गर्भित हो चुका है, इसको आप अन्य जानवरों से अलग कर दें। इसके अतिरिक्त इससे ये होता है कि जैसे जैसे जानवर में गर्भावस्था बढ़ती है, ये जानवर शांत होना शुरू हो जाता है और जो दूसरे जानवर होते हैं इसको नुकसान न पहुंचा पाएँ। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो बाड़ा है उसके लिए भी उसको अलग कर दें और गर्भावस्था के 5 महीने बाद, मतलब 6 महीने की शुरुआत से आप इसको एक्स्ट्रा आहार देना शुरू कर दीजिए। एक्स्ट्रा आहार में ये रहता है कि आप आधा किलो दाना जो आप दूध दे रहा है या उसका मेंटेनेंस है उसके अतिरिक्त देना शुरू कर दीजिए और प्रति माह आधा किलो बढ़ाते रहिए। जैसे 6 माह पर आधा किलो, 7वें महीने पर 1 किलो, 8वें महीने पर 1.5 किलो, 9वें महीने पर 2 किलो। इसको 2 किलो से आपको बढ़ाना नहीं है। इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जानवर के अंदर भ्रूण का विकास होता जाएगा उसके पेट में जगह कम बचती जाएगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम उसको इस अवधि में जो भी आहार दें वो सुपाच्य हों और भरपूर पोषण से भरपूर हों, क्योंकि थोड़ा सा खा करके ही वो अपनी शारीरिक जितनी भी आवश्यकताएं वो पूर्ण कर ले। इसमें देखा जाता है कि आप थोड़ा सा भूसे की मात्रा कम करके हरे चारे की मात्रा बढ़ा दीजिए और हरे चारे में जो दीजिए उसमें आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले चारे जरूर मिक्स कर दीजिए। जैसे आप बरसीम के साथ में ओट मिला सकते हैं या लोबिया के साथ में आप कोई न कोई, जैसे मक्का है, ज्वार है या बाजरा है, इनकी चरी को आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक दाने की बात आती है तो मेंटेनेंस के रूप में आपको 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना ही है। साथ ही साथ ये दूध दे रहा है तो दूध उत्पादन के अनुसार आपको दाना देना है। जैसे यदि आपके पास भैंस है तो 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना देना है। यदि गाय है तो आपको 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना देना है। इसके अतिरिक्त जो मैंने अभी बताया आपको वो गर्भावधि राशन है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जहाँ तक दाना बनाने की बात आती है तो इसको आप अपने घर पर अपने संसाधनों से अच्छी तरह से बना सकते हैं और ये आपको सस्ता भी पड़ जाएगा। इसमें आपको 100 किलो दाना बनाने के लिए आपको लगभग 40 भाग आपको अनाज रखना है। अनाज में आप कोई भी गेहूं है, जौ है, मक्का है, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें करीबन 30 किलोग्राम आप चोकर मिला दीजिए और 27 किलो इसमें आप कोई ना कोई खल ले लीजिए, चाहे वो सरसों की हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे अलसी की हो। इसके अतिरिक्त किसान भाई, इसमें 1% आपको नमक, 1% खड़िया और 1% खनिज मिश्रण मिलाना है। किसान भाइयों, देखा ये गया है कि ये आहार आप जो देंगे, इसके अतिरिक्त आप अपने जानवर को जो गर्भित है उसको अलग से लगभग 60 ग्राम प्रतिदिन खड़िया और 40 ग्राम के लगभग प्रतिदिन आप इसको बोन मिक्सचर मिल जाए तो अवश्य देते रहिए। इससे ये हो जाता है कि भविष्य में यदि आपका जानवर दुग्ध ज्वर से पीड़ित हुआ है या अधिक दूध देने वाला है या पीड़ित हो सकता है तो इससे वो नितांत रूप से बच जाएगा। किसान भाई, उसके अतिरिक्त जो हमारा गर्भित जानवर है इसको आप दूर तक टहलाने मत ले जाएं। जो उसके बांधने का स्थान है उसके जगह पर आप थोड़ा सा पुआल वगैरह डाल दीजिए, जिसके बैठने के स्थान पर उसको ज़्यादा दिक्कत ना आने पाए। चूँकि इस समय जाड़े का मौसम शुरू है तो जाहिर सी बात है कि ठंडी बढ़ जाती है, तो ऐसे समय पर आप जो उसके झरोखे हैं उनको आप टाट पट्टी से डाल करके बंद कर दीजिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में आप ड्रेनेज की भी व्यवस्था रखिए। पेशाब करे जानवर तो तुरंत बह जाए और पुआल वगैरह डालेंगे तो उससे जो है वो ठंडी का जो कनेक्शन है उसकी बॉडी के होने वाला है वो कट जाएगा। इसके अतिरिक्त ताज़ा और स्वच्छ पानी हर समय उसके बाड़े में उपस्थित रहना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि हमारे बताए हुए उपायों पर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में एक अच्छी सी बछिया या पड़िया प्राप्त हो जाएगी।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बीज उत्पादन हेतु धान की कटाई और मड़ाई के समय सावधानियां। पॉलीहाउस में शिमला मिर्च की फसल का प्रबंधन। अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से पुनः सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।